लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। रीऑर्गेनाइजेशन क्यों हुआ, कब हुआ, किस तरह ये बिल जो है वो पास हुई और क्या ये प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है या सिर्फ और सिर्फ ये मिनिस्टर ही होना चाहिए, वो सारा हमने कल देखा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसमें कितने पार्ट्स हैं, इसमें कितने स्केड्यूल्स हैं, इसमें कितने सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल हैं, कितने स्टेट लॉज भी एप्लीकेबल हैं और कितने स्टेट लॉज ऐसे भी थे जिनको रिपील किया गया था, वो सारे हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन माई इंपॉर्टेंट पॉइंट वुड बी हियर कि यहाँ पर हम देखेंगे सेक्शंस। जिस तरह आप कहते हो आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी यूज़ हियर वर्ड द सेक्शन। तो सेक्शन जो है हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि हर कोई सेक्शन जो है that's not possible for us to memorize each and every section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act। इसलिए हम क्या करेंगे, important sections को हम क्या करेंगे, important sections को हम याद करेंगे। But that should be वो वाले important sections जो बहुत ही important है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आज तक जितने भी local exams हैं, local exams में कितने अभी तक जो हैं वो questions जो हैं पूछे गए हैं। सो वो भी हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी आज तक आए हैं उन सब को हम देखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना होगा वन बाय वन। अगर हम इस पीडीएफ को देखते हैं या इस आर्टिकल को देखते हैं, इस सिस्टम को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो ओरिजिनल एक्ट है, रीऑर्ग एक्ट, बेहतर है कि आप बुक से पहले आप क्या करें, आप बुक पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन बुक से पहले आप एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आप ज़रूरी पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो we have how many parts do we have, how many sections do we have, कितने सेंट्रल लॉज ऐसे हैं जो रिपील जो एप्लीकेबल हैं और कितने ऐसे लॉज हैं जो रिपील हुए हैं। तो सारी बातें जो है ना यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने देखा कि अगर हम 1 से लेके पार्ट की बात करेंगे, 1 से लेके 14 तक हमें यहाँ पर पार्ट्स हैं। 14 पार्ट्स के अलावा हमें और भी क्या चीज़ें हैं, हमें वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। और क्या चीज़ें हैं 14 पार्ट्स के अलावा, कि कितने सेक्शंस हैं। अगर हम सेक्शन की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेक्शन की बात करते हैं, वी हैव ऑलमोस्ट 103 सेक्शंस। या आप जिस तरह आप कहते हैं ना आर्टिकल्स, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सेक्शंस, 103 सेक्शंस। क्लियर। उसके बाद कितने स्केड्यूल्स हैं वो भी हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास कितने स्केड्यूल्स हैं। जिस तरह हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने 12 स्केड्यूल्स हैं, हमें यहाँ पर हैं 5 स्केड्यूल्स। 5 स्केड्यूल्स क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कल सवाल आ सकता है, यहाँ से पार्ट होगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन होगी, तो कौन सा पार्ट किसके साथ मैच हो रहा है। लाइक वी हैव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 2, वी हैव रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर पार्ट 3, सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, सिमिलरली वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 8 दैट्स हाई कोर्ट। सो ये सारे जो है ना, ये सारे हैं। SC ST के बारे में पूछा गया है, तो सारे पार्ट्स आपको याद रखने और इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। नाउ अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट दीज 5 स्केड्यूल्स। तो सबसे पहला स्केड्यूल जो है, द फर्स्ट स्केड्यूल जो है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट वी कॉल एज मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी आई वुड से राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर में कितने मेंबर्स हैं और लद्दाख में जो है वो कितने मेंबर्स हैं। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में कितने मेंबर्स हैं। अगर मैं लद्दाख की बात करता हूं तो लद्दाख में कितने मेंबर्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 4, राज्यसभा में 4 मेंबर जाते हैं और लद्दाख से हैं वो कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है, इनकी असेंबलीज नहीं है, दैट्स वाई इनको कोई भी मेंबर राज्यसभा में नहीं है। सो इसका मतलब है कि हम रिप्रेजेंटेशन को लेते हैं ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन, और इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। आगे चलते हैं। अगर हम सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो जम्मू एंड कश्मीर में कितने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और लद्दाख की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर कितने हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में लगभग लोकसभा में वी हैव 5 मेंबर्स एंड इनको लगभग 1 मेंबर है। अभी 5 मेंबर कहाँ से हैं, यानी कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल नंबर 1 वी हैव बारामूला, है ना। नंबर 2 अगर हम बात करेंगे वी हैव श्रीनगर। नंबर 3 अगर हम बात करेंगे वी हैव अनंतनाग, ठीक है ना। नंबर 4 अगर हम देखते हैं वी हैव उधमपुर। नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे देन वी हैव फाइनली व्हाट वी कॉल एज
जम्मू। तो ये 5 आपको याद रखने, 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। इन कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक मेंबर उठता है, वो रिप्रेजेंट करता है इन व्हाट वी कॉल एज लोकसभा, दैट्स कॉल्ड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। अगर हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में कितने असेंबलीज हैं? तो अर्लियर जब हमने एक्ट बनाया था 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में हमारे पास थे 83, लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं राइट नाउ प्रेजेंटली वी हैव 90। फिर मैं बात करूंगा आगे हमारे पास कितने हैं, फिर नॉमिनेशन को मिला के कितने होते हैं, वो हम सब बात करेंगे। सो 83 पहले थे, बाद में कितना हो गया, बाद में 90 हो गया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूंसीज। देन 4th शेड्यूल में लिखा है ओथ करना, यानी जो मेंबर्स जब मेंबर बनता है उसके बाद ऑफिस में जाने से पहले, असेंबली में जाने से पहले इनको ओथ लेना पड़ता है और उनको वो ओथ लेना है, दैट्स मेंशन इन 4th शेड्यूल। देन 5th शेड्यूल के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लॉज के बारे में बात की गई है। वी हैव सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल हैं। अगर हम सेंट्रल लॉज की बात करते हैं वो एप्लीकेबल है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो कितने सेंट्रल लॉज हैं? अगर हम सेंट्रल लॉज की बात करते हैं जो एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को, दैट्स 106। ओके, तो अगर हम बात करेंगे कि कितने लॉज जो स्टेट के लॉज रिपील हुए हैं, सो रिपील स्टेट लॉज, अगर हम स्टेट लॉज की बात करते हैं जो रिपील हुए हैं, और रिपील जब हुए तो कितने रिपील हुए हैं? 153। लेकिन इतने कैसे लॉज हैं जो अभी भी हैं, यानी स्टेट लॉज जो हैं वो अभी भी एप्लीकेबल हैं, बाय द वे वो कितने हैं? अराउंड 166। तो याद रखना 166 आर एप्लीकेबल। अभी भी जो स्टेट लॉज हैं, स्टेट लॉ जो रिपील हुए हैं वो है नंबर 153, और सेंट्रल लॉ जो एप्लीकेबल हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पर वो है 106। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। सो अगर हम बात करेंगे आगे की कहानी क्या है, आगे क्या है, जो पहला पार्ट है जिसमें लिखा है फर्स्ट पार्ट। सो मैंने हर कोई सेक्शन यहाँ पर नहीं रखा है बाय द वे, क्योंकि आई थॉट कि जो इम्पॉर्टेंट वन्स हैं उन पर जो है हम बात यहाँ पर करेंगे। क्लियर, अंडरस्टूड। सो अब यहाँ पर बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है शॉर्ट टाइल के बारे में, पार्ट 1 सेक्शन 1 जो है इसके बारे में बात करेंगे। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये लिखा है सेक्शन 1 में। अगर मैं सेक्शन 2 की बात करता हूँ, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है डिफिनीशंस की, यहाँ पर बात हो रही है क्लॉजेस की। किस डिफिनीशन की, किसकी डिफिनीशन, किसकी क्लॉज की हम बात करेंगे? हम यहाँ पर जो टर्म्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लेजिस्लेचर में आप टर्म्स का यूज़ करते हो, आप अपॉइंटमेंट डे की अगर हम बात करते हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर हम टर्म्स का यूज़ करते हैं, तो सारी चीज़ें जो है ना उनका डेफिनेशन, उनके क्लॉज जो हैं वो सब हमने यहाँ पर देखा है। लेकिन यहाँ से आपको याद रखना है जो पार्ट 3 या सेक्शन 3 जो है ये क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है, इट्स मेंशन्ड हियर कि इट यूनियन टेरिटरी टू बी नोन एज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जिसमें क्या क्या आएगा? जिसमें करगिल भी आएगा और जिसमें लेह डिस्ट्रिक्ट्स भी आएंगे। आजकल तो नया है कि नए डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बनने वाले हैं यहाँ वहाँ पर, वो अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम बात करेंगे करगिल, और फिलहाल हम बात करेंगे लेह की, बाद में हम उनको भी ऐड कर सकते हैं। सो मगर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लद्दाख को मिलेगी यूटी, लेकिन वो होगी विदाउट लेजिस्लेचर, वो होगी विदाउट असेंबली। तो ये यहाँ पर लेजिस्लेचर बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन जो 4 की अगर हम बात करते हैं, ये कहता है, यही बात ये करता है, लेकिन ये बात करता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। मगर यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि इनको मिलेगा लेजिस्लेचर। दैट्स वाई राइट नाउ वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन यही लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है किनके लिए? फॉर लद्दाख के लिए, क्योंकि ये लिखा है जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। क्योंकि ये एक्ट सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं था, बल्कि ये लद्दाख के लिए भी है। हाँ, यूटी अलग बन गई, दैट्स द सेपरेट थिंग। ओके, नाउ 5th क्या है कि जो गवर्नर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट जो होगा जम्मू एंड कश्मीर का, वो होगा टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर अ पीरियड डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। यानी इसमें लिखा गया कि वो क्या रहेगा? वो कॉमन रहेगा। कॉमन मतलब वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी, और वो क्या रहेगा? वो रहेगा फॉर लद्दाख के लिए भी। और कितने टाइम तक रखेगा? दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। वहाँ पर लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर लिखा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहाँ पर लिखा होगा वाइस प्रेसिडेंट, है ना। सो ये सारे नहीं हैं, बल्कि प्रेसिडेंट ही क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा कितने टाइम तक वो कॉमन रहेगा। उसके बाद वी हैव अमेंडमेंट इन फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेंडमेंट क्या करना था? बाय द वे, व्हाट वाज अमेंडमेंट टू बी डन इन द 5th शेड्यूल?
अमेंडमेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो 6 में क्या लिखा है, यानी इसमें एंट्री 15 को डिलीट करना था। तो याद रखना क्या करना था, अमेंडमेंट एंट्री याद नहीं करना है, फिर एंट्री में क्या लिखा था, एंट्री 15 जो है ना वो क्या करना था, वो डिलीट असल में करना था और रीनंबरिंग करनी थी। बाय द वे रीनंबरिंग यानी जो एंट्री 16 to 29 तक जो है उनको रीनंबरिंग करना था 15 to 28। याद रखना जो एंट्री क्या थी, एंट्री जो थी 16 to 29 थी, उनको क्या करना था, रीनंबरिंग करनी थी, उनको नंबरिंग चेंज करनी थी। अब नंबरिंग क्या चेंज करेंगे हम, वो भी हमें यहाँ पर देखना होगा। क्या नंबरिंग करेंगे हम, वो हम करेंगे 15 से लेके 28 तक। सो हमें याद करना होगा 15 से लेके 28 जो है, दिस शैल बी द व्हाट, दिस शैल बी द रिनंबरिंग। अर्लियर था 16 29 क्योंकि आप कुछ डिलीट कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करते हो, जब आपने एक को डिलीट किया तो आप क्या करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल अगर एंट्री 15 को आप डिलीट करते हो तो एंट्री 16 to 19 को आपने क्या किया, आपने ए को नीचे लाया। क्यों लाया, क्योंकि आपने क्या किया, ए को डिलीट किया। फिर इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम नहीं जानना ज़रूरी नहीं, उतना डीप में नहीं जाना है। 8th में क्या लिखा है, अमेंडमेंट ऑफ 4th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 8वीं में लिखा है। इसमें एंट्री 21 को डिलीट करना था, 21 को, यस 21 को क्या करना था, एंट्री 21 जो 4th शेड्यूल है इसमें, उसमें था एंट्री 15, इसमें एंट्री 21 जो है उसी को क्या करना था, उसी को डिलीट करना, और बाद में हमें फिर से क्या करना था, फिर से हमने रीनंबरिंग करनी थी। तो ये था 8th में। तो मैंने क्या किया, आपने देखा होगा कि सर आपने पढ़ाया सर 6, उसके बाद डायरेक्ट गए 8। मैंने पहले कहा कि हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस। 7 भी आप पढ़ सकते हो फ्रॉम द ओरिजिनल एक्ट। सो ओरिजिनल PDF आपको मिलेगा, हाँ वो थोड़ा पुराना भी आपको मिलता है, आपको नए नए अमेंडमेंट्स भी देखने होंगे। सो उसके बाद जो हम देखते हैं, अलॉट्स 4 सीट्स टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो आपने अभी पढ़ा कि आपने अभी देखा कि 4 सीट्स जो हैं हमें है, ये कहाँ पर, राज्यसभा, मगर ये किसके लिए है, ये है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ये सब नहीं है, ये नहीं है फॉर व्हाट वी कॉल एज लद्दाख, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है। फिर हमने क्या देखा, 9 के बाद है एलोकेट्स ऑफ 5 सीट्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड 1 सीट फॉर लद्दाख। जो भी आपने देखा कि 5 सीटें हैं, जैसे मैंने आपको कहा बारामूला है, उसके बाद मैंने कहा श्रीनगर है, देन वी हैव अनंतनाग, देन वी हैव उधमपुर, देन वी हैव फाइनली जम्मू। सो ये सारे जो है ये 5 हैं। और लद्दाख का कितना है, लद्दाख का सिर्फ 1 है, क्योंकि रिप्रेजेंट क्यों कम है, बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है। उसके बाद डीलिमिटेशन जो है, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के डीलिमिटेशन है, उसी के हिसाब से चलना था 1976 में, या फिर से ऑर्डिनल एक्ट में आप देख सकते हो। देन वी हैव द प्रोविजंस कंटेंट आर्टिकल 239A विच आर एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जो पुडुचेरी शैल आल्सो अप्लाई टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसी में ही हमने क्या किया, उसी में हमने ये ऐड किया, क्या कि 239A जो है, जो चलती है, जिस आर्टिकल के अंडर चलती है पुडुचेरी, वहाँ की असेंबली, वहाँ के पावर्स वगैरह वगैरह, बिल्कुल वैसे ही चलेगी। कौन, वैसे ही चलेगी जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पुडुचेरी को भी क्या है, पुडुचेरी भी यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी है। पुडुचेरी चलती है आर्टिकल 239A के अंडर और जम्मू एंड कश्मीर भी चलेगी उसी तरह से, इसलिए सेम आर्टिकल के अंडर ही चलेगी। अब सवाल उठता है, सर दिल्ली की जो अगर हम बात करेंगे, दिल्ली भी और एक यूटी है जो नहीं चलती है 239A के अंडर, इसलिए हमने कहा कि 239A जैसे पुडुचेरी चलती है वैसे ही चलेगी, क्या वैसे चलेगी जम्मू एंड कश्मीर। ये चलती है 239A के अंडर ये चलती है, क्योंकि यहाँ पर अपने कुछ प्रोविजंस अलग हैं जो हमें जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ना तो पुडुचेरी में है। क्लियर, अंडरस्टूड। सो ये बात आपको याद रखनी होगी। फिर हमने क्या देखा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसकी कंपोजिशन वगैरह जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यही है थोड़ा कन्फ्यूजन यही क्रिएट करता है कि कितने मेंबर्स हैं, कितने पहले थे, बाद में कितने आ गए, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, अगर हम बात करेंगे इसमें क्या क्या है, कंपोजिशन की हमें बात करनी है। आर्टिकल 14 या सेक्शन 14 क्लॉज 1 की अगर हम बात करते हैं, इट सेज यहाँ पर एक क्या होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जिसको अपॉइंट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 239
फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड शैल बी डिजिग्नेटेड एज LG। इसलिए आपने देखा हम क्यों कहते हैं जो मनोज सिन्हा यहाँ पर हम कहते हैं इसको LG मनोज सिन्हा, क्योंकि इसी आर्टिकल के अंडर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, और जब इसको अपॉइंट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर की यूटी के लिए, उसको क्या किया जाएगा, उसका टाइटल क्या रहेगा, उसका टाइटल रहेगा LG। इट्स नॉट दैट टाइटल जो आर्टिकल 18 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसको बोला जाएगा एज व्हाट, इसको बोला जाएगा एज LG। फिर लिखा है कि सेक्शन 2 के अंडर क्या लिखा है, सेक्शन 2 में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आई से कि इट्स आई विल मार्क इट विद स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देयर शैल बी ए लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो आपने पढ़ा। उसके बाद अगर आप यहाँ की बात करते हो 3 कहता है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी आपके अंदर इस असेंबली के अंदर मेंबर्स हैं उनको क्या किया जाएगा, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। लेकिन आप देखो कि पहले पहले कितने थे, 107 मेंबर थे। 107 कहाँ से आ गए, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन 2023 में हमने क्या देखा, हमने इसको 114 किया। समझ आया, क्लियर हुआ। लेट्स टॉक अबाउट दिस कि ये है क्या, ये 114 क्या है, 107 क्या था। उसके बाद हमने देखा कि हमने 23 में अमेंडमेंट किया, उसके बाद हमने इसको 114 किया। तो आज हम कहते हैं भाई 119 की अगर हम बात करेंगे तो ये 119 क्या है, कहीं कहीं आपको फिगर मिलेगा 107, वैसे ये लीस्ट मिलेगा, आपको मिलेगा 114 फिगर मिलेगा, आपको मिलेगा 119 भी आपको फिगर मिलेगा। लेट्स ब्रेक डाउन इट, व्हाट इज़ दिस 114, व्हाट इज़ दिस 119, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसका भी खास ख्याल रखना कि 24 सीट्स को हमने वैकेंट रखा है POK के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। हाँ, तो मगर फ़िलहाल के लिए आप उनको टोटल मेंबरशिप में आप उनको ऐड ना करें। सो हमारे पास कितने टोटल हैं, टोटल कितने हमारे पास, अगर मैं 114 की बात करूं, पहले चलो 114 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 114 जो है इसमें क्या क्या है, इसमें आपको कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो आपको जम्मू से होंगे, और कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो आपको कहाँ से होंगे, जो आपको होंगे जम्मू कश्मीर से होंगे। अगर मैं जम्मू की बात करता हूँ तो जम्मू में लगभग 43 मेंबर्स उठते हैं और इलेक्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे लाइक से फॉर एग्जांपल कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में आपको लगभग 47 मेंबर जो हैं वो उठते हैं। सो 47 प्लस 43 कितना हो गया, 7 और 3 हो गए 10, 4 4 8 हो गई 90। इसका मतलब है टोटल आप कितने लोगों को इलेक्ट करते हो, दैट इज हाउ मच, 90। अब अगर आप 90 को इलेक्ट करते हो तो इलेक्टेड है ना, सारे 90 इलेक्टेड है। लेकिन आपने भी देखा 114 की अगर आप बात करते हो, माइनस करते हो 90, वहाँ पर कितना रहता है, वहाँ पर रहता है 24। यही 24 हमने क्या देखा, यही 24 हमने सीट्स को रिजर्व किया है किसके लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। क्लियर। सो 90 हमारे पास हैं, और जो ये 90 हमारे पास हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, उनको लोग इलेक्ट करते हैं। 43 आर फ्रॉम जम्मू एंड 47 आर फ्रॉम कश्मीर। 43 प्लस 47 इज इक्वल टू 90, और आउट ऑफ 114 90 को माइनस करें 24 आता है। यही 24 हमने क्या किया है, सीट को वैकेंट किया है। लेकिन मैं इसके बारे में अभी बात करूंगा इस पर, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्लियर होगा। तो 119 की जो हम बात कर रहे थे, 119 की अगर हम बात कर रहे थे, उसका आंसर इधर है। तो हमें क्लियर हुआ, हमें ये भी क्लियर हुआ कि हमारे पास 114 है, तो टोटल मगर हैं इलेक्टेड 90, तो वहाँ पर है 24, ये है POK के लिए, बात ख़त्म। लेकिन इसकी वजह से जो हमने यहाँ पर देखा कि गवर्नर क्या क्या करेगा, यहाँ पर गवर्नर क्या करेगा, यहाँ पर गवर्नर क्या करेगा, इनकी वजह से यही नंबर जो है ये +5 हो जाता है, वही बनता है 119। सो देखिए 119 कैसे हुआ, हमारे पास है टोटल 114। जब गवर्नर LG को क्या किया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या किया गया है, इसको दिया गया है पावर कि आप क्या करें, 2 वुमेन को आप क्या करें, 2 औरतों को आप क्या करें, आप उनको क्या करें, नॉमिनेट करें। मगर कहाँ पर नॉमिनेट करें, कहाँ पर नॉमिनेट करें, असेंबली के अंदर नॉमिनेट करें। सिमिलरली अगर मैं LG की बात करता हूँ, वो नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स, 1 मस्ट बी फ्रॉम वुमेन फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट्स। जो कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे उनमें से 2 को उठाया जाएगा, यानी 2 को नॉमिनेट किया जाएगा, उस 2 में से 1 होगी वुमेन। पहले तो वुमेन है ही है 2 आउट ऑफ 5, 2 को, ये 5 क्या है ये भी देखते हैं, 2 है ये जिनको नॉमिनेट करेगा LG,
और ये वुमेन होंगी, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कहाँ पर, अगर वो इलेक्शन में नहीं आती कम से कम 2 फीमेल होने चाहिए इन द असेंबली, बट ऑन द बेस ऑफ नॉमिनेशन। उसके बाद ये आप नॉमिनेशन किसी भी स्टेट में नहीं देखोगे, सिवाय आप देखोगे यहाँ पर आप देख रहे हो कि इतने 5 मेंबर जो हैं, ये कोई भी गवर्नर कहीं पर नहीं करता है ऐसा, लेकिन LG यहाँ पर कर सकता है, 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। अच्छा, 1 मस्ट बी व्हाट फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट्स, मगर 1 मस्ट बी फ्रॉम वुमेन। इसी तरह LG क्या करेगा, वो नॉमिनेट करेगा डिस्प्लेस्ड पर्सनस, हाँ, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस हुआ है, वागे चीज़ हुआ है, उसको भी क्या किया जाएगा, उसको भी यहाँ पर किया जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, अगर पहले हो गए 2, है ना, 2 वुमेन, और यहाँ भी हो गए 2, यहाँ हो गए 1, सो ये हो गए टोटल 5। सो अगर मैं यही 5 नॉमिनेट को 5 करूँ ऐड को, टोटल को वही बनता है 119। तो आई होप कि ये जो डाउट था 119 के बारे में, 114 के बारे में, वो आज क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, वी हैव क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ असेंबली। जब हमें किसी भी असेंबली में, यानी खासतौर पर जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हमें मेंबर बनना है तो उसके लिए हमें कुछ क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, वी हैव क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यस और नो। उसको जब वो सिटीजन बनेगा, उसके बाद जब वो इलेक्शन लड़ता है या नॉमिनेट होता है, जो भी होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ओथ लेना पड़ेगा। किसके सामने, उस इंसान के सामने, उस शख्स के सामने जिसको रखा गया होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और वो 25 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। जिस तरह लोकसभा की 25 ईयर्स है, उसी तरह आपको यहाँ पर 25 ईयर्स जो है वो आपको असेंबली के लिए भी है। और बाकी भी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो प्रिस्क्राइब करेगी। कौन करेगी, वहाँ पर लिखा होगा प्रेसिडेंट, इट इज़ नॉट प्रेसिडेंट, इट इज़ नॉट प्रेसिडेंट, इट इज़ हु, इट इज़ व्हाट वी कॉल एज पार्लियामेंट, नॉट प्रेसिडेंट। क्लियर? तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। देन वी हैव ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, कितने देर तक, जिस तरह लोकसभा रहती है 5 साल, उसी तरह ये भी रहती है 5 साल। क्लियर? सो अगर ये डिज़ॉल्व ना होती है तो 5 साल है, अगर डिज़ॉल्व होगी तो साल के बाद भी हो सकती है, 6 महीने के बाद भी हो सकती है, 1 महीने के बाद भी हो सकती है, 4 साल के बाद भी हो सकती है। तो डिज़ॉल्व कुछ कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर डिज़ॉल्व ना हो जाएगी तो इसको कम से कम कितने साल हैं, 5 साल। क्या 5 साल से आगे एक्स्ट्रा हो सकता है? यस, इफ देयर इज ए कंडीशन कॉल्ड एमरजेंसी। फॉर विच एमरजेंसी? नेशनल एमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अंडर अगर आपको क्या मिलेगा, अगर यहाँ पर नेशनल एमरजेंसी हुई तो फिर आपकी असेंबली को क्या मिलेगा, 1 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 6 साल होंगे। उसके बाद आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन एट अ टाइम 1 ही साल किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। उसके बाद सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करेंगे, सेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, ये सब जो है ये किस में लिखा है, आर्टिकल 18 में। देखो क्या होता है सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद हमें साल में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करेंगे, तो इंडिया में हमें यूजुअली होते हैं 3 सेशंस। जैसे कि पहला सेशन हम देखते हैं बजट सेशन होता है, उसके बाद हमें मॉनसून सेशन होता है, उसके बाद हमें अभी जो विंटर सेशन है वो आने वाला है। तो 3 सेशन हमारे पास यूजुअली हमारे पास होते हैं। तो वो सेशन को वो बुलाने के लिए या वो काम करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए, उसको हम सेशन कहते हैं। और प्रोरोग क्या क्या मतलब होता है, अगर हम इसी सेशन को क्या करेंगे, एंड ऑफ सेशन अगर हम करेंगे, दैट्स कॉल्ड व्हाट, दैट्स कॉल्ड प्रोरोग। लेकिन अगर हम हाउस को क्या करेंगे, अगर हम एंड ऑफ हाउस करेंगे ना, एंड ऑफ हाउस अगर हम करेंगे, दैट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसॉल्व करना, प्रोरोग करना या सेशन करना, लेट्स टॉक अबाउट ये कौन करता है। अगर हम LG की बात करते हैं, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले समन करेगा। यानी समन का मतलब होता है ये नोटिफिकेशन भेजेगा हर मेंबर को कि आपको फलाने दिन जमा होना है असेंबली में, तो आपको आना पड़ेगा उस दिन। उसी को हम कहते हैं समन कर रहे हैं। समन कौन करता है, LG करता है। प्रोरोग ऑफ द हाउस का मतलब होता है एंड ऑफ सेशन, जो मैंने आपको अभी बोला। अब ये एंड ऑफ सेशन भी कौन करता है, ये भी करता है, LG करता है। उसके बाद डिसॉल्व अगर असेंबली करनी होगी, ये भी कौन करता है, ये भी LG ही करता है। जिस तरह वहां पर करता है प्रेसिडेंट, उस तरह यहां पर करता है LG। सो ऑल दीज 3 थिंग्स आर डन बाय होम, दे आर डन बाय व्हाट वी कॉल एज LG। उसके बाद सेक्शन 19, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली चोजन बाय द असेंबली अमंग देमसेल्व्स। यानी इसका मतलब यह है कि जब भी मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है फॉर द असेंबली, जब असेंबली में वो आते हैं, उसके बाद फिर से आपस में वो इलेक्शन करते हैं कि कौन बनेगा स्पीकर और या डिप्टी स्पीकर।
और अगर इनको क्या करना होगा, अगर उनको रिज़ाइन करना होगा, हाँ, उनको एड्रेस करना होगा एक दूसरे को, यानी मतलब ये है कि स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर जो है, स्पीकर एड्रेस करेगा डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर एड्रेस करेगा कि स्पीकर को कि मुझे निकलना है यहाँ से, मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। लेकिन जब भी ऐसी बात होगी उसके बाद उसको रिमूव भी किया जा सकता है। ये हो गया खुद रिज़ाइन देना, रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेजॉरिटी जो है, रेजोल्यूशन जो है उसको पास करना होगा बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली। मगर उसके लिए 14 दिन का एडवांस नोटिस पीरियड देना है, क्लियर। और उसके बाद स्पीकर जो है, ये स्पीकर जो है वो वैकेंट करेगा, डिप्टी स्पीकर को दे आएगा। अगर डिप्टी स्पीकर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर स्पीकर होता है, जब स्पीकर वैकेंट रहता है फिर कौन आता है, फिर आता है डिप्टी स्पीकर। अगर डिप्टी स्पीकर भी ना होगा तो फिर कौन आता है, एनी अदर मेंबर जो है वो आएगा। अच्छा, सैलरी जो होगी वो डिसाइड कौन करेगी, वो डिसाइड करेगी खुद ही असेंबली। इस तरह आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जब असेंबली बनी थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने रखा हाउ मच सैलरी, 3 लाख उन्होंने क्या किया, 3 लाख उन्होंने सैलरी रखी मेंबर्स को जम्मू एंड कश्मीर में। ये उन्होंने खुद ही किया, खुद ही बिल पास की, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। अब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर हम बात करेंगे, यही एड्रेस करेगा किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को। मगर कब करेगा, एट द फर्स्ट सेशन, जब पहला सेशन होता है असेंबली में, सबसे पहले एड्रेस कौन करेगा, वहां पर कौन खिताब करेगा, वहां पर कौन बैठेगा, ऊपर वो करेगा कौन, वो करेगा एलजी वहां नहीं बैठता है, बल्कि वो एड्रेस करेगा, सिर्फ कुछ मिनट के लिए एड्रेस करेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा अपने काम पर, क्योंकि वो वहां बैठता ही नहीं है। सो इससे क्या होता है कि फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर जो है वो स्टार्ट भी हो जाता है। दिस इज ऑल मेंशन इन सेक्शन 21। देन वी हैव 22, एवरी मिनिस्टर एंड एडवोकेट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन आई विल क्लियर इट हियर। क्या कहता है कि एवरी मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल जो है ना, इनको राइट है कि वो क्या करें, वो स्पीक करें, यानी वो बोलें, वो टेक पार्ट करें। किस में करें टेक पार्ट, प्रोसीडिंग्स में ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड कमिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल नॉट entitled टू वोट। मगर मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर लिखा है 2 इंसान के बारे में, एक लिखा है एवरी मिनिस्टर के बारे में और लिखा है एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। सर आप मुझे बताइए, चलो ठीक है, मैं कहता हूँ एडवोकेट जनरल मेंबर नहीं होता है असेंबली का, तो ये तो बोलेगा, बैठेगा, बात करेगा, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है, दैट्स अंडरस्टूड। लेकिन एवरी मिनिस्टर जो होता है, हर किसी मिनिस्टर को, ये नहीं कहता कि मिनिस्टर को नहीं, ये कहता है एवरी मिनिस्टर, हर मिनिस्टर वोट नहीं कर सकता है। ये हर मिनिस्टर कौन होता है, हर मिनिस्टर का मतलब ये होता है, मैं 2 में इसको डिवाइड करूं। एक मिनिस्टर्स वो होते हैं जिनको इलेक्ट किया गया है, यानी मिनिस्टर्स जिनको क्या किया गया है, जिनको इलेक्टेड किया गया है, अब बन गए हैं वो एमएलए, इनको है वोट, यस दे हैव राइट टू वोट, दे हैव राइट। यहां पर लिखा है एवरी मिनिस्टर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉमिनेटेड हैं, नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स हैं, 6 मंथ्स तक जो नॉमिनेटेड मिनिस्टर हैं वो वोट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द लाइन सेज। सो ये आपको बात याद रखनी होगी। देन अगेन वी हैव 24 सेक्शन, मेंबर्स जो हैं हैव टू टेक ओथ बिफोर एलजी और एनी अदर पर्सन डिसाइड बाय हिम। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर लिखा है इलेक्शन कमीशन इंडिया। असल में यही है ना कि एलजी जो है वही ओथ लेता है, अगर वो ओथ ना लेगा तो किसी और पर्सन को रखता है, मगर एलजी को कंफर्मेशन करने के बाद ही सब कुछ होता है। उसके बाद अगर हम वोटिंग करते हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए वोटिंग हम करते हैं, वो मेजॉरिटी से किया जाता है, लेकिन वोट नहीं डालता है कौन, वोट नहीं डालता है व्हाट वी कॉल एज स्पीकर। स्पीकर वोट नहीं कास्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिल पास करनी होगी, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 90 मेंबर्स हैं, 90 का 50% हो गया 45, मान लो कि 46 ने किया यस और बाकी लोगों जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया नो, क्लियर। सो 44 यस, 44 ने क्या किया, 44 ने किया नो, तो इसका मतलब है मेजॉरिटी आ गई है 46, तो इसी से क्या हो जाएगा वोट। लेकिन इसमें क्या होगा, स्पीकर पहले वोट नहीं करता है, नेवर एवर। स्पीकर हैज़ अ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर क्या होता है, अगर 45 ने कहा यस, 45 ने कहा नो, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर और एक वोट मैटर करता है। वो कौन सा मैटर होगा, वो कौन करेगा, फॉर एग्जाम्पल वो है स्पीकर। आप ये ना कहना कि सर स्पीकर भी उसी में ही है। मैं कहता हूँ ठीक है, हमने एजम्पशन किया, अगर फॉर एग्जाम्पल हम 100 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल
सो 50 कहते हैं यस, 50 कहते हैं नो, 50 कहते हैं यस, 50 कहते हैं नो। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर क्या हो जाता है, तो फिर स्पीकर आता है, वो अपना वोट कास्ट करता है। अगर उसने वोट किया इसके फेवर में तो बिल पास नहीं होगी, अगर उसने वोट किया इसके फेवर में तो बिल क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। मान लो कि ये कहते हैं यस, बिल को पास करना, ये कहते हैं नो। अगर ये वोट इधर चला गया तो बिल को नो ही हो जाएगा। वाई? बिकॉज मेजॉरिटी गई इस तरफ। अब मेजॉरिटी कैसे इस तरफ गई, क्योंकि स्पीकर ने खुद ही वोट डाला इसको। इसी तरह सेकंड पॉइंट जो है, द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग शैल बी 10 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मगर आपको ये बात याद रखनी है, कोरम का मतलब ही होता है 1/10 ऑफ व्हाट, टोटल स्ट्रेंथ। ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। नाउ वैकेशन ऑफ सीट्स, आप कैसे आपकी सीट जो है वैकेट हो जाएगी। इसमें लिखा है इफ ए मेंबर इज इलेक्टेड टू बोथ द पार्लियामेंट, यानी इसका मतलब है पार्लियामेंट को भी और असेंबली को भी वो इलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसकी एक सीट वैकेंट होती है, वो होती है पार्लियामेंट की सीट वैकेंट। अगर वो नहीं उस डेट में जो उनको टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको डिसाइड करना होगा, आपको इंटीमेट करना होगा हाउस को कि आपको किस हाउस में रहना है, किस हाउस में सर्व करना है, कि पार्लियामेंट में रहना है, यहाँ रहना है। अगर नहीं किया फिर आपकी पार्लियामेंट की सीट जो है ना वो क्या बनती है, वो बनती है वैकेंट। हाँ, दूसरा कैसे, अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, अगर आपने रिज़ाइन किया, अगर आप एब्सेंट रहे 10 डेज विदाउट परमिशन। हाँ, अगर आप रह सकते हो कंटिन्यूसली 60 डेज तक, अगर आपने क्या किया, कंसेक्यूटिव 60 डेज अगर आपने एब्सेंट रह गए, तो देन व्हाट इज़ टू बी डन कि आपको परमिशन के बगैर ही आप बैठ गए थे, आपने परमिशन नहीं ली थी, 60 दिन तक आप घर में बैठे, उसके बाद आपको वैकेट किया जाएगा, यानी आपकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आई वुड से अंडर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस पर इसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एनी अदर लॉ, अगर कोई अदर लॉ है जिसके बेस पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो आपको भी निकाला जाएगा। एलजी हैज़ ए फाइनल से इन डिटरमाइन डिस्क्वालिफिकेशन। सो यहाँ पर किसको फाइनल से है, एलजी को फाइनल से है कि मैं इसको डिस्क्वालीफाई करूं या ना करूं, वो उस तक है। लेकिन एनी डिसीजन एलजी हैज़ टू ऑब्टेन ओपिनियन फ्रॉम व्हाट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंगली। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ 10th शेड्यूल, ये 10th शेड्यूल का क्या मतलब है, यहाँ पर ये डिस्क्वालिफिकेशन और ये डिस्क्वालिफिकेशन सेम नहीं है। अगर आपने कुछ गलत काम किया, आपने वो किया, आपने ये किया, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उस वक्त डिस्क्वालीफाई क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा एलजी। लेकिन सवाल ये है कि अगर डिस्क्वालीफाई आप होते हो, जैसे कि आपने पार्टी को बदल दे दिया, आपने पार्टी में ऐसा किया, आपने पार्टी में ऐसा किया, रूल ब्रेक किया, तो वो वाला डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करता है स्पीकर। ठीक है ना, यानी डिफेक्शन के बेस पर स्पीकर डिसाइड करेगा, लेकिन अगर बाकी होंगी तो वो एलजी करेगा। देन जो सैलरी एंड अलाउंस जो होंगे मेंबर्स के, वो सारा का सारा कौन करेगा डिसाइड, असेंबली करेगा। असेंबली में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। कॉमन सेंस विथ रेस्पेक्ट मैटर्स इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। याद रखना, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जम्मू एंड कश्मीर के हाथ में नहीं। इसलिए हम कहते हैं ना बार बार, पुलिस जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो बहुत परेशान है कि मैं इनको कुछ बोलता हूँ ये नहीं मानते हैं। तो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है ये यहाँ के हाथ में नहीं। हाँ, ये लॉ बना सकता है, कनकरेंट लिस्ट है उस पर ये लॉ बना सकता है। अगर कनकरेंट लिस्ट पर स्टेट यानी यूटी ने लॉ बनाया, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉ बनाया, यहाँ से पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, जो आपको मालूम है अगर इन दोनों में से आपस में लॉ बनाने के बाद कंट्रोवर्सी होगी तो पार्लियामेंट का लॉ चलेगा। इस वक्त इसका लॉ जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे 35 की बात करेंगे, 35 क्या कहता है, इफ़ ए लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली कन्फ्लिक्ट्स विद, जो मैंने आपको कहा, फिर इसका नहीं चलेगा, फिर पार्लियामेंट का ही चलेगा। देन वी हैव फॉलोइंग फाइनेंशियल बिल्स, जिसको रिकमेंडेशन एलजी की चाहिए, दैट इज़ बिल्स, याद रखना, जो इम्पोज करती है, एबॉलिश करती है, रिमिशन करती है या ऑल्ट्रेशन करती है या रेगुलेट करती है एनी टैक्स। इस पर आपको क्या चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए। जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी होगा, उस पर भी आपको ये चाहिए। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी बिल्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। नो रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड फॉर एलजी फॉर अमेंडिंग बिल्स रिलेटेड टू रिड्यूसिंग और एबॉलिशन ऑफ एनी टैक्स।
दिस इज टू बी अंडरस्टूड। ये भी टेक्स्ट लिखा है, ये भी टेक्स्ट लिखा है। अगर आपको वो बिल्स होंगे जो इम्पोज करती है, जो एबॉलिश करती है, जो रिमिट करती है, जो ऑल्टर करती है, व्हाट वी कॉल रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, यहाँ लिखा है एलजी के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं चाहिए अगर बिल रिड्यूस करती है या एबॉलिश करती है व्हाट टैक्स। समझ आया? तो इसको मैं समझाता हूँ आगे, क्योंकि ये हमें पढ़ना है, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, इसको मैं समझाता हूँ। देन वी हैव बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट लैप्स बाय ड्यू टू प्रोरोगेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर कोई बिल पेंडिंग होती है, यहाँ से सेशन खत्म हुआ, यानी बजट सेशन खत्म हुआ, उसमें कोई बिल थी, वो उस पर बहस नहीं हुई या वो पास नहीं हुई, क्या वो खत्म होती है? ना, बल्कि आगे जो सेशन होगा उसमें फिर इस पर बहस होगी। ओके, ए बिल विच इज पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल लैप्स और ऑन डिसोल्यूशन। हाँ, अगर डिसॉल्व हुआ, एक होता है, सुनो, एक होता है कि अगर प्रोरोग होता है तो उस वक्त बिल लैप्स नहीं होती है, अगर डिसॉल्व होता है तो फिर लैप्स होती है, लेकिन डिसॉल्व में भी फिर अलग अलग डिफरेंसेस हैं। सो व्हेन ए बिल हैज़ बीन पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली इट शैल बी प्रेजेंट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो असेंड भी कर सकता है, वो विदहोल्ड भी कर सकता है, वो रिजर्व भी कर सकता है फॉर द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो 3 ऑप्शन पहले हैं, उसके बाद चौथा ऑप्शन है वो रिटर्न भी कर सकता है बैक बिल टू द असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन इफ इट इज़ नॉट मनी बिल, क्योंकि हमें मालूम है मनी बिल जो है वो रिटर्न नहीं किया जाता, या तो उसको असेंड किया जाता है या तो उसको विदहेल्ड किया जाता है। अगर आप मनी बिल को असेंड करते हो इट बिकम्स एक्ट, फाइनल हो गया। अगर आपने इसको विदहेल्ड किया तो ये कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आप वापस नहीं भेज सकते। इट्स अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, in the Indian Constitution 2. Clear? If the bill is passed again with or without amendment, अगर एलजी ने रिकमेंडेशन के लिए भेजी, वापस भेजी बिल, फिर एलजी ने वापस भेजी, अगर असेंबली ने बिल को भेजा, पास किया, एलजी ने वापस भेजा, अगर एलजी ने उसको क्या, असेंबली ने उसको फिर से पास किया विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, उसके बाद गवर्नर को क्या करना है, दिस इज द इंफॉर्मेशन, ये आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। चलिए, $39 सेक्शन बिल इज रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, अगर हम बात करेंगे वगैरह वगैरह, इट गिव्स असिस्टेंट वगैरह वगैरह, जो मैंने आपको पढ़ाया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट कहते हैं, वही एलजी क्या करता है, वो प्रेजेंट करता है उसको असेंबली के सामने। चार्ज एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल ओनली बी डिस्कस्ड बाय लेजिस्लेचर एंड, हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली टू बी डिस्कस्ड by the legislature and not voted for its rejection। आप इसको ना वोट कर सकते हो ना आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो, बल्कि आप इसको किसको, चार्ज एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस पर आप क्या कर सकते हो, ना तो आप वोट कर सकते हो ना आप रिजेक्ट कर सकते हो। हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, इस पर डिबेट और डिस्कशन कर सकते हो। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। देन वी हैव चार्ज एक्सपेंडिचर आर मैंडेटरी पेमेंट्स लाइक सैलरीज होता है, काउंसिल पोस्ट होते हैं, डेट पेमेंट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, इस पर आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, ना तो आप इसे वोट कर सकते हो, बस डिस्कस कर सकते हो। ओके, इट प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएशन बिल टू अप्रोप्रिएट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो बट माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज दिस अप्रोप्रिएशन बिल? व्हाट इज दिस अप्रोप्रिएशन बिल? अप्रोप्रिएशन बिल क्या होती है? एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन होता है, ए पीस ऑफ लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को क्या करती है, एथोराइज देती है कि आप विदड्रॉ कर सकते हो मनी फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। किसके लिए करोगे आप? पब्लिक स्पेंडिंग के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगा उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। उसी को हम क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल। ये क्या होता है, फॉर ग्रांट्स मेड बाय द असेंबली फॉर चार्ज एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह, वोट ऑन अकाउंट अलाउज द गवर्नमेंट टू टेम्परली विदाउट विदड्रॉ द फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टेम्परली क्या किया जा सकता है, आप इसको फंड निकाल सकते हो। देन वी हैव 47, 50 तक हम पढ़ेंगे, हाँ, बस उसके बाद अब 50 जो आगे हैं वो हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना है इसी तरह। अदरवाइज आप सारे सेक्शंस खुद भी देख सकते हो फ्रॉम द ओरिजिनल एक्ट, लेकिन ये मैं ओरिजिनल एक्ट से ही कॉपी किया है, ये वही है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है या सेक्शन जो है वो आप पढ़ें। असेंबली में यूज़ ऑफिशियल लैंग्वेज और हिंदी और इंग्लिश फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ये लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, और स्पीकर अलो भी कर सकता है किसी मेंबर को, आप क्या करें कि आप अपनी मदर टंग जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नो डिस्कशन इज अलाउड इन असेंबली विथ रेस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। किसी भी हालत में
असेंबली को इजाज़त नहीं है कि वो जज के बारे में कोई भी डिस्कशन वहाँ पर करें, ये आपको इजाज़त नहीं है। बाकी जो आर्टिकल 50, 51 जो है वो हम कल पढ़ेंगे। आई होप कि इतना आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी छोड़ दी, जैसे कि बिल्स के रिलेटेड टैक्स आपने 2 बार देखा, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।